जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल साहा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानव में पोषण के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में पशुओं, पौधों और मानव में पोषण हमको दिया गया है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम मानव में पोषण को पढ़ लेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम पशुओं और पौधों में पोषण को डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, बात करें अगर हम मानव में पोषण की, तो वो और कुछ नहीं है, हमें इसमें पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो मानव में पोषण के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर पोषण क्या होता है। दोस्तों, तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन करते हैं और उस भोजन को पाचन के बाद में शरीर की सारी जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो परिभाषा समझ में आई कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन किया जाता है और उसके बाद उसका शारीरिक क्रियाओं में या फिर शरीर की जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो पोषण होता है वह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। बात करें हम स्वपोषी पोषण ऑटोट्रोफ्स की, तो ऑटोट्रोफ्स में हम ऐसे जीवों को रखते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि दोस्तों हरे पेड़ पौधे। यह हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें कि पर पोषण में, हेटेरोट्रोफ्स में हम किसको रखते हैं, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव आते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला होता है दोस्तों परजीवी। परजीवी में हम ऐसे जीवों को रखते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें अमरबेल की, तो दोस्तों अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो ग्रो करता है, लेकिन वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। वह अपनी शाखाओं के माध्यम से किसी अन्य पौधे पर ऐसे, मतलब उसकी शाखाओं को पहुंचा देता है और फिर उसके बाद में उन शाखाओं के माध्यम से वो अन्य पौधों का, जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाया था, उनसे पोषण खींच लेता है। तो आप यहाँ पर, आपको आपकी स्क्रीन पर अमरबेल का चित्र दिख रहा होगा, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परजीवी तक समझ में आया। अब हम आते हैं मृतोपजीवी। दोस्तों, मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मृतोपजीवी में हम किसको किसको रखते हैं, तो मृतोपजीवी में हम कुछ कवकों को रखते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। अब हम देखें दोस्तों कि शाकाहारी फिर किसको कहा जाता है। दोस्तों, तो शाकाहारी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो शाक पर निर्भर करते हैं। शाक मतलब होता है दोस्तों जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उसको हम शाक के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसे जीव जो केवल और केवल शाक पर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे जीवों को शाकाहारी जीव कहा जाता है। दोस्तों, जो शाकाहारी जीव होते हैं वह भले ही उनकी जान क्यों ना चले जाए, लेकिन वह शाक के अलावा कोई अन्य चीज अगर उनको दे दिया जाए, जैसे कि अगर उनके सामने मांस रख दिया जाए, तो वो मांस नहीं खाएंगे, भले ही उनकी जान क्यों ना चली जाए। तो समझ में आया दोस्तों आपको शाकाहारी। तो शाकाहारी में हम कौन कौन से जीवों को रखते हैं, तो आपने जितने भी घास खाने वाले जीवों को देखा होगा, जैसे कि आपने हिरण को देखा होगा, गाय को देखा होगा, घोड़े को देखा होगा, तो यह जितने भी जिराफ वगैरह को देखा होगा, तो यह जितने भी जीव होते हैं यह सब किस में आते हैं, शाकाहारी जीवों में आते हैं। तो दोस्तों फिर मांसाहारी कौन से जीव होते हैं दोस्तों, तो ऐसे जीव जो अपने जीवन में केवल और केवल मांस पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि अगर उनकी जान भी चले जाएगी तो वह मांस के अलावा कोई अन्य चीज को नहीं खाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें कि शेर, बाघ, चीता, यह ऐसे जानवर होते हैं जो कुछ भी हो जाए लेकिन यह मांस के अलावा कोई अन्य चीज नहीं खाते हैं, तो हम ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इस शाकाहारी को इंग्लिश में बोला जाता है हर्बीवोरस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हर्बीवोरस। और जो मांसाहारी होते हैं उनको कहा जाता है कार्निवोरस। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों जो मानव होता है वह ना ही शाकाहारी जीव है और ना ही मांसाहारी जीव होता है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर मानव आखिर किस प्रकार का जीव होता है। दोस्तों जो मानव होता है उसको सर्वाहारी जीवों की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो शाक और मांस दोनों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम मानव की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम पेड़ पौधों से जो प्राप्त होती है चीजें जैसे कि फल फूल प्राप्त होते हैं उनको हम उनको भी खा लेते हैं, और अगर हमें मांस वगैरह मिल जाता है तो हम उसे भी खा लेते हैं। मतलब कि दोस्तों कि हम हमारा पोषण चूज करते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम साग भी खा सकते हैं और हम मांस भी खा सकते हैं। तो दोस्तों फिर बात करें कि जो वेजिटेरियन होते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको किसके अंदर क्लासिफाई किया जाता है। तो जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं दोस्तों उसको इसी सर्वाहारी जीवों के अंतर्गत ही कैटेगराइज किया जाता है। इसी सर्वाहारी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो जो मांस के अलावा जो चीजें खाते हैं उनको वेजिटेरियन कहा जाता है, और जो मांस को भी खा लेते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी में अंतर। इस सर्वाहारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, ओमनीवोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस। दोस्तों अगला हम देखते हैं कि नरभक्षी कौन से जीव होते हैं। नरभक्षी ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जो केवल अपनी ही जाति के जीवों को खाते हैं। जैसे कि जो आदि मानव वगैरह आदिम जाति में हम पुराने समय में देखते हैं कि मानव मानव को खाता है या फिर एक शेर को खा रहा है। तो अपनी ही जाति के जीवों को खाने वाले जीवों को नरभक्षी की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा दोस्तों, जैसे कि रॉन्ग टर्न अगर आपने देखी होगी तो उसमें इसी प्रकार के जीवों के बारे में बताया गया है जो अपनी ही जाति के जीवों को खाते हैं। दोस्तों बात करें हम अगले की तो अगला होता है मलभोजी। मलभोजी ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जो भोजन को ग्रहण करते हैं और उनका शरीर उस भोजन का पाचन नहीं कर पाते हैं। मतलब कि वो भोजन करते हैं और वह पूरी तरीके से मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे जीव वापस से उस अपने ही मल को खाते हैं ताकि उन्हें उस भोजन से पोषण मिल सके। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों खरगोश की, तो खरगोश ऐसे ही जीव होता है। खरगोश क्या करता है दोस्तों, पहले भोजन कर लेता है और उसका शरीर उसका पाचन नहीं कर पाता है, फिर उसके बाद में वह अपने ही मल को खाता है ताकि उसका पोषण उसके शरीर को मिल सके। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि पोषण क्या होता है और पोषण के कौन से प्रकार होते हैं। 100% पर समझ में आ गया। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से मानव में पूरी तरीके का पाचन होता है। दोस्तों अगर हम बात करें जो पहली प्रक्रिया होती है उसमें व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है, उसको अंतर ग्रहण कहा जाता है, उसको इंग्लिश में इंजेक्शन कहा जाता है। इस इंजेक्शन की प्रक्रिया में दोस्तों व्यक्ति भोजन को मुख में रखता है और उसको चबाने का काम करता है, और हमारे मुख में दांत और हमारे मुख में जीभ मिलती है जो उसको पूरी तरीके से मिक्सिंग करने का काम करते हैं। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने भोजन को ग्रहण किया, इंजेक्शन किया, ठीक है। इंजेक्शन करने के बाद में क्या चालू हो जाता है दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे मुख में पाचन होता है, हमारे आमाशय में होता है, हमारी छोटी आंत में होता है और हमारी बड़ी आंत में होता है। ठीक है, पहले हम इनको एक एक करके हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं। तो पाचन मतलब डाइजेशन, फिर उसका पाचन होगा दोस्तों उसके बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है और जो भी पाचन की प्रक्रिया में उस भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, स्वांगीकरण होता है, असिमिलेशन होता है। इस असिमिलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि अब जो भोजन हमने पाचन किया है उसको शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद में हम मल त्याग के माध्यम से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हम मल त्याग के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देते हैं। इन्हीं भागों को दोस्तों हम आगे अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हर एक भाग में यह क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। आप यहाँ पर मानव का एक पूरा का पूरा डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें हम देखें कि हमारे मुख में हमें दांत और जीभ मिलती है। ठीक है, दांत और जीभ के साथ में अगर हम मुंह को ऐसे खोल कर देखें तो हमें यहाँ पर एक लटकता हुआ चीज दिखती है। यहाँ पर गले में आ करके देखेंगे तो वो जो लटकती हुई चीज दिखती है हमको यहाँ पर, उसको क्या कहा जाता है, उसको यौला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यौला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको यौला कहते हैं।
यौला के ठीक नीचे हमको यहाँ पर मिलता है दोस्तों साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स होता है, तो जहाँ से आवाज निकलती है यहाँ पर होता है साउंड बॉक्स। उसके बाद में यहाँ पर दो नलिकाएं होती है दोस्तों। कौन कौन सी नलिकाएं? एक नलिका ऐसी होती है जो लंग्स के थ्रू चली जाती है, मतलब कि यहाँ का अगर बात करें तो एक नलिका तो ऐसी सीधी चली जाती है और एक नलिका ऐसे साइड में हो जाती है जो किससे जुड़ी हुई रहती है? लंग्स से जुड़ी हुई रहती है। मगर जैसे कि अगर हम सांस लेते हैं तो सांस लंग्स वाले रास्ते में चले जाती है, और अगर हम भोजन खाते हैं तो भोजन इस वाली नलिका में चले जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो जो वो लंग्स वाली जो नली होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रेकिया कहा जाता है दोस्तों। और जो भोजन वाली नली होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको ग्रासनी कहा जाता है, उसको इसोफेगस कहा जाता है। फिर उसके बाद में इसोफेगस कहाँ पर जाके खुलता है? इसोफेगस जाकर सीधे आमाशय में खुलता है, जो हमको यहाँ पर मिलता है दोस्तों पूरा आमाशय, आमाशय का चित्र, तो हमको आमाशय में खुलता है। अमाशय के बाद में अगर हम देखें दोस्तों तो अमाशय के ठीक पीछे ही हमको अग्नाशय देखने को मिलता है, पेनक्रियास देखने को मिलता है, और उसके इस वाले साइड पर हमको लीवर देखने को मिलता है, यकृत देखने को मिलता है। और यह जो अमाशय होता है यह कहाँ पर खुलता है दोस्तों? तो यह खुलता है छोटी आंत में खुलता है। ठीक है दोस्तों, और छोटी आंत के बाद में यह छोटी आंत किससे जुड़ी हुई रहती है? बड़ी आंत से जुड़ी हुई रहती है। और बड़ी आंत के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर अपशिष्ट आता है और यहाँ पर गुदा एनस के माध्यम से वह बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पहली वाली प्रोसेस अंतर्ग्रहण इंजेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली वाली प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो हमारे मुख में हमें दो चीजें मिलती है। हमारे मुख में हमें दांत मिलते हैं और हमारे मुख में हमें टंग मिलती है, जीभ मिलती है। तो बात करें मुख एवं मुख गुहा में पाचन की, तो सबसे पहले तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिला? दांत देखने को मिले। तो दांत की अगर बात करें दोस्तों तो मानव में दो प्रकार के दांत होते हैं, अस्थायी दांत और स्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांतों की अगर बात करें दोस्तों तो यह 12 से 14 साल की उम्र तक आते हैं। ठीक है, और यह संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। बात करें इन 20 दांतों को क्या कहा जाता है? दूध के दांत कहा जाता है। आपने ये कई बार वर्ड भी सुना होगा। तो जो 12 से 14 साल की उम्र तक जो दांत आते हैं उनको दूध के दांत कहा जाता है, और ये संख्या में 20 होते हैं। मतलब ये एक बार टूटते हैं और यह वापस आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है स्थायी दांत। स्थायी दांत कब आते हैं दोस्तों? तो ये 14 साल की उम्र के बाद आते हैं। ठीक है, और यह संख्या में कितने होते हैं? 12 होते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक मानव जीवन में टोटल दांत कितने आते हैं दोस्तों? तो अगर हम देखें टोटल दांत कितने आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 20 दांत, ये 20 दांत टूटेंगे और डबल आ जाएंगे। तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। 40 और 12 कितने हो जाएंगे? 52। तो अगर हम बात करें कि मानव जीवन में टोटल दांत, उसके एक जीवन काल में टोटल दांत कितने आते हैं, तो टोटल दांत आते हैं 52। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना कि एक मानव जीवन में टोटल दांत 52 होते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें कि नॉर्मली कितने दांत होते हैं, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो यह 20 टूट के वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 20 और 12 कितने हो जाएंगे? 32 दांत होते हैं नॉर्मली। अब हम दोस्तों दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कि दांतों का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और यह दांत किस काम में आते हैं। दोस्तों जो दांतों का मुख्य काम होता है वह भोजन को पीसने का काम होता है, मतलब भोजन को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ने का काम दांतों का होता है। अब दांतों को स्ट्रक्चर को देखें अगर हम दोस्तों, तो अगर हम बात करें एक साइड के ऊपर वालों की, अगर हम बात करें दोस्तों ऊपर वाले दांत की बात कर लेंगे, उसको डबल कर देंगे तो नीचे वाले दांत हो जाएंगे। सेम ही होते हैं ऊपर और नीचे दोस्तों। तो ये बीच वाले दांत हमको मिलते हैं 4 दांत, जैसे कि 1, ऐसे अगर हम देखें तो 1, 2, 3 और 4, ये सामने के 4 दांत होते हैं। इन 4 दांतों को क्या कहा जाता है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 4 दांत होते हैं इनको कहा जाता है इंसाइजर। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंसाइजर कहा जाता है। दोस्तों यह जो इंसाइजर होते हैं यह हम देखते हैं कि कभी छोटी मोटी चीजें हम इसे खाते हैं तो इन्हीं दांतों से इनका उपयोग करते हैं। यही जो दांत होते हैं दोस्तों इंसाइजर दांत होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हाथी में जो दांत बाहर निकले हुए रहते हैं, 2 दांत बाहर निकले हुए रहते हैं, वो कौन से दांत होते हैं? वह यही इंसाइजर दांत ही होते हैं। यह जो सामने वाले दांत होते हैं इनको इंसाइजर कहा जाता है। तो ये ऊपर वाले हिस्से में कितने मिले हमको? 4। तो ऐसे नीचे वाले हिस्से में हमको कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 और 4 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इन 4 दांतों के साइड में एक दांत इधर और एक दांत इधर हमें देखने को मिलता है, जो एक प्रकार से नुकीला दांत होता है। ठीक है, तो हमको जो नुकीले दांत देखने को मिल रहे हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल संख्या में 4 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल संख्या में 4 हो जाएंगे।
तो ये जो नुकीले दांत होते हैं इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन नुकीले दांतों को कहा जाता है केनाइन। क्या कहा जाता है? केनाइन। मैं अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। इनको केनाइन कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों यह जो केनाइन दांत होते हैं यह किस काम में आते हैं? तो यह जो केनाइन दांत होते हैं यह भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। दोस्तों जब आप देखते हैं कि आपने अगर गन्ना खाते हैं तो आप गन्ना कहाँ पर रख के इन्हीं दांतों के बीच में से फंसा कर ऐसे चीरने का काम करते हैं। आप भोजन भी करते हैं तो जब रोटी को तोड़ते हैं तो रोटी को तोड़ने के लिए भी आप इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फंसा के इन्हीं को खींचते हैं। दोस्तों मानव में जो ये सॉरी दोस्तों मानव में जो ये केनाइन दांत पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि यह जो दांत होते हैं यह मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं, क्योंकि मांसाहारी जीवों को क्या खाना पड़ता है? मांस खाना पड़ता है। जो घास फूस खाते हैं, जो साग खाते हैं, उन्हें तो कोई किसी प्रकार का चीरने फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यह जो दांत मानव में पाए जाते हैं, इस आधार पर मानव को मांसाहारी प्रकृति का जीव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें हम केनाइन की, तो आपको केनाइन के बारे में समझ में आए किस काम में आते हैं? चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों उसके बाद वाले देखें तो यहाँ 4 आपने सामने देख लिए, 2 इधर देख लिए, 2 ने 4 ये हो गए केनाइन। उसके बाद में यह जो केनाइन होते हैं इसके साइड में 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, तो 4 ऊपर और 4 नीचे दांत होते हैं दोस्तों। इनको कहा जाता है प्रीमोलर। मतलब अगर हम देखें स्ट्रक्चर में तो ये वाले दांत और ये वाले दांत, इनको कहा जाता है प्रीमोलर। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रीमोलर कहा जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 2 इधर, 2 इधर, 4 और 4 नीचे, टोटल संख्या में जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रीमोलर के बाद में 3 दांत ऊपर इधर देखते हैं और 3 दांत इधर ऊपर इधर देखते हैं। तो टोटल ऊपर कितने हो गए? 3 इधर, 3 इधर, 6 हो गए और 6 नीचे हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे संख्या में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 दांत इधर और यह 3 दांत इधर, इनको क्या कहा जाता है? मोलर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस पूरे के पूरे भाग की हमने अच्छे से पीपीटी बनाई है और पीडीएफ बनाया है। आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पर सबको अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मोलर और इसको प्री मोलर, तो ये पहले आ रहे हैं इसलिए प्री, और ये बाद में आ रहे हैं इसलिए बाद वाले, मतलब मोलर। तो प्री मोलर और मोलर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे एग्जाम की तो पहले प्री होती है फिर मेंस होती है, तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। प्री पहले वाले मोलर और फिर बाद वाले मोलर। ठीक है, तो प्री मोलर और मोलर। ठीक है दोस्तों, यह जो मोलर दांत होते हैं, आपने कभी कभी सुना होगा कि मानव में एक विजडम टीथ पाया जाता है, अक्कल दाढ़ पाई जाती है। तो वह जो अक्कल दाढ़ होती है, यह जो आखिरी वाला दांत होता है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है? अक्कल दाढ़ कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि यह जो अक्कल दाढ़ होती है वह कभी आड़ी तिरछी हो जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि व्यक्तियों को तकलीफ होती है और दर्द होता है। फिर बाद में देखते हैं कि उसको निकलवा देते हैं, और यहाँ पे अगर वो नहीं निकलवाते तो यहाँ पे सूजन भी आ जाता है। ठीक है, तो यही होती है अक्कल दाढ़। ठीक है, वो कहाँ पर आती है? मोलर वाले हिस्से में होती है। दोस्तों तो अब हम देखते हैं कि इन दांतों का काम हमने समझ लिया। मुख्य काम क्या होता है? भोजन को पीसने का काम करते हैं हमारे ये दांत। तो आपको पूरी की पूरी तरीके से स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा और कौन कौन से भाग होते हैं यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो इनको याद करने की क्या ट्रिक होती है, तो एक दंत सूत्र निकाला गया है, उसको हम देख लेते हैं। दंत सूत्र, तो हम बात करें दोस्तों तो दंत सूत्र किस प्रकार से लगता है, तो हमारे इन दांतों को ये जो 4 अंकों मिलते हैं, सामने वाले इंसाइजर मिलते हैं। इन इंसाइजर के 2 वाले इधर, तो आधे हिस्से इधर को और आधे हिस्से इधर को अगर हम तोड़ कर देखें तो कैसे होते हैं? तो 2 इंसाइजर 4 होते हैं, लेकिन आधे हिस्से की बात करें तो इधर 2, तो 2 इंसाइजर। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? केनाइन मिलेगा। तो केनाइन कितना मिल रहा है? 1, तो ये 2, और उसके बाद में 1 केनाइन। उसके बाद में प्री मोलर कितने मिल रहे हैं? 2, तो ये प्री मोलर। उसके बाद में मोलर कितने मिल रहे हैं? 3, तो ये 3, और इसको डबल कर देंगे, मतलब इस हिस्से के बाद में इस हिस्से को, तो इसको डबल कर दिया, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 और 2 5, 1 6 7 8 और 8 16, तो 16 ये वाले दांत होगा दोस्तों ऊपर वाले। उसी प्रकार से नीचे भी होंगे, 2 1 2 3। ठीक है, उसको भी 2 से गुणा कर देंगे, 16 हो जाएंगे। 16 और 16 कितने हो जाएंगे? टोटल 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 1 2 3 इंटू 2, 2 1 2 3 इंटू 2, टोटल 32 दांत। अगर बात करें दोस्तों तो बच्चे जो होते हैं, जो 14 साल तक की उम्र तक होते हैं, उनमें 20 ही दांत होते हैं। तो उनमें कौन कौन से दांत नहीं होते हैं? तो बात करें दोस्तों, जो प्री मोलर होते हैं वह एक भी दांत नहीं होता है। जब आप छोटे बच्चों को देखेंगे 12 से 13 साल तक की उम्र तक के, तो उनमें जो ये प्री मोलर वाले दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं? जो 8 दांत होते हैं, ये होते ही नहीं है। ठीक है,
और बात करें जो मोलर वाला आता है, यह अक्कल दाढ़ जो आती है, ये 14 साल के बाद आती है, ठीक है। तो ये तो उनमें मिलेगी ही नहीं, तो एक मोलर वाला कम हो गया और 8 प्री मोलर वाले कम हो गए, ठीक है दोस्तों। तो एक इधर का कम हुआ, एक इधर कम हुआ, 2 ये और 8 ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 1 0 2 2 1 0 2, और इनको अगर हम गिनेंगे तो 5 और 2 10, और ये 10 नीचे वाले जगह टोटल 20 दांत बच्चों में होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो हमारे दांत होते हैं, तो हमारे दांत क्या करते हैं, जब हम रात के समय सोते हैं तो ये क्या करते हैं, यह अपनी लंबाई को बढ़ाते हैं। इसीलिए जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांत क्या होते हैं, घिसते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दांत घिसते किस प्रकार से, जब हम कुछ भी खाते हैं तो उससे दांत घिसते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो दांत होते हैं वह जितनी मात्रा में रात को बढ़ते हैं उतनी ही मात्रा में जब हम भोजन करते हैं या फिर कोई अन्य चीज खाते पीते हैं तो उसमें वो क्या हो जाते हैं, बराबर लेवल में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक जीव पाया जाता है चूहा, तो चूहे में यह बहुत ही बड़ी परेशानी होती है। जो चूहे होते हैं दोस्तों, उनके दांत जो होते हैं वह बढ़ते ही रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो चूहे होते हैं वह कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कुतरते ही रहते हैं। तो ऐसा वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। अगर वो कुछ ना कुछ नहीं खाएंगे तो उनके दांत ऐसे बढ़ जाएंगे और उनके दांत क्या करेंगे, ऐसे निचले वाले जबड़े में फंस जाएंगे और उनका मुंह जो रहेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो उनको प्रकृति ने इस प्रकार का बनाया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपके घर में कभी कभी आप बोलते हैं कि अरे ये चूहे क्या है, ये कुछ भी खा जाते हैं, तो वो उनकी कुछ मजबूरी होती है दोस्तों। क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे कुछ भी तो उनके दांत बढ़ते 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 इस नीचे वाले जबड़े में फंस जाएंगे और उनका मुंह पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हमारे दांत क्या होते हैं कि हमारे दांत भी बढ़ते हैं, लेकिन हमारे दांत जितने बढ़ते हैं उतनी मात्रा में वो घिस भी जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब अगर हम देखें दोस्तों तो जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम एक दांत की बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार का दांत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि ये दांत है हमारा पूरा, ठीक है। इस दांत में हमें एक भाग देखने को मिलता है इस प्रकार का, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इस वाले भाग को कहा जाता है इनेमल, और ये अंदर वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है डेंटाइन। दोस्तों अगर हम बात करें तो यह इनेमल ही बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों, क्योंकि यह अगर घिस जाता है तो हमारे दांत पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हमारे दांतों को प्रोटेक्शन भी यह इनेमल ही देता है। तो दोस्तों क्या अगर हम बात करें कि हम जो ब्रश करते हैं, तो अगर ब्रश की बात करें दोस्तों तो ब्रश हमें किस प्रकार से करना चाहिए, तो आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखा होगा जब वो ब्रश वगैरह का ऐड करते हैं तो वो किस प्रकार से बताते हैं, वो बताते हैं कि आपको दांत इस प्रकार से साफ करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो वही है कि हम तो ऐसे घिसेंगे उसको, जैसे कि बर्तन धोते हैं ना, इस प्रकार से सब घिसने लग जाते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप घिसेंगे ना दांत, तो दांत अपने क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से घिस जाएंगे। और आप देखेंगे कि आपको फिर बाद में आप जब ठंडा खट्टा चीजें खाते हैं तो आपको सेंसिटिविटी नाम की एक बीमारी हो जाती है। तो दांतों को किस प्रकार से साफ करना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा ये इनेमल जो है वो नष्ट ना हो। वरना लगे हैं हम घिस रहे हैं दांतों को, अगर घिसते जाएंगे ना तो एक समय दांत ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें जब भी ब्रश करना है तो हमें ब्रश किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि केवल जो गंदगी, मतलब कि जो हम भोजन करते हैं उसके बाद हमारे आमाशय से जो एसीएल की डकारें निकलती है तो उसके कारण हमारे दांतों में पीला पीला पदार्थ जम जाता है, ठीक है। तो उससे हमें बदबू आने लगती है। तो केवल उसको साफ करने के लिए ब्रश किया जाता है ताकि मुंह से जो खुशबू आए वो अच्छी आए, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, घिसे जा रहे घिसे जा रहे, तो उससे तकलीफ हो सकती है और ये इनेमल नष्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको दोस्तों यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और भाग होता है हमारे मुख में ही, जो होता है जीभ, टंग होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो जीभ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। जीभ का मुख्य काम क्या होता है कि यह लार के द्वारा भोजन को पूरी तरीके से मिक्सिंग का काम करती है, और दूसरी बात यह वॉइस को कंट्रोल करती है। जैसे कि दोस्तों आप अगर हमारी जीभान को पकड़ लेंगे तो आप कुछ भी अगर बोलते हैं, ठीक है, तो आप ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो जीभ क्या कर रही है, वॉइस को कंट्रोल करने का काम करती है। दोस्तों बात करें दोस्तों तो हमारी जो जीवान होती है, मानव में जो जीवान होती है वह पीछे से बंधी हुई होती है। जैसे कि हम बात करें हमारी जो जीवान होती है ना, अगर इसको देखें हम इससे ज्यादा नहीं फैला सकते इसको, बस इससे ज्यादा हम इसको फैला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो जीवान होती है पीछे से बंधी हुई होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी जो जीवान होती है वह आगे से बंधी हुई होती है, मतलब वो अपनी मर्जी चाहे उतनी जीवान को फैला सकती है। जैसे कि आपने अगर सांप वगैरह को देखा हो तो हमारी जो नॉर्मल जीभ केवल इतनी निकल पा रही है, ठीक है, तो उनकी जीवान थोड़ी ज्यादा निकल पाती है। और उनकी जीवान को आपने देखा होगा ऐसे दो भागों में रहती है। जैसे कि उनकी जीवान ऐसे रहती है, ऐसे, और ऐसे दो भागों में निकली हुई रहती है, जैसे बाहर और ऐसे दो भागों में रहती है, ठीक है दोस्तों।
जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, क्रिस वाली जो मूवी देखी ना आपने, क्रिस 3 वाली जो आई थी, ठीक है, उसमें वो जो जानवर से जीभ निकाल के पकड़ता था, तो उसकी जीवन क्या है, वो ये बताना चाहते उसकी जीवन आगे से बंधी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं स्वाद की। तो दोस्तों हमारे जीवन में लगभग 5 से 6 लाख स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो हमको स्वाद का अनुभव कराती है। बात करें दोस्तों तो हमारा जीवन का जो अगला वाला भाग होता है, जो सामने वाला भाग होता है, इससे हम मीठा स्वाद महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर मीठे का स्वाद मिलेगा दोस्तों। तो आप देखते हैं कि आप जब सब्जी वगैरह खाते हैं तो आपको यहाँ पर चरका नहीं लगता, आपको कहाँ पर लगता है, बहुत ही पीछे चरका लगता है। और मीठी चीज खाते हैं तो यहाँ पर लगती है। तो मीठा आगे और पीछे हमको कौन सा स्वाद मिलता है, तीखा और कड़वा स्वाद हमें गले वाले हिस्से पर हमको देखने को मिलता है। तो जब भी आप दवाई वगैरह पीते हैं, जो कड़वी दवाई होती है, तो आपको गले में सब कड़वी कड़वी लगती है। ठीक है, और तीखा भी हमको कहाँ पर लगता है, गले में। दोस्तों अगर बात करें हम तीखे की, तो तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। तीखे का मतलब यही होता है कि हमारी जो कलिकाएं होती है, जो स्वाद कलिकाएं होती है, वह जलन कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो तीखा कोई स्वाद नहीं है, तीखा हमारी मतलब स्वाद कलिकाओं का जलना होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लाइट चले गई है, लेकिन उम्मीद है आप, मैं नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड तो अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो तीखा स्वाद नहीं होता है, स्वाद कलिकाओं का जलना होता है। ठीक है, तो तीखा कड़वा पीछे, मीठा आगे। इधर साइड वाले हिस्से में हमको कौन सा मिलता है, खट्टा मिलता है। जब हम खाते हैं, हमको ठंडी खट्टी चीजें खाते हैं, तो हमको इधर साइड में महसूस होता है। और उसके बाद में नमकीन भी हमको इधर वाले साइड से ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से दांत और जीभ के बारे में समझ में आया होगा कि दांत और जीभ का क्या काम होता है। जीभ का काम क्या होता है दोस्तों, लार को मिलाने का काम करते हैं, भोजन को अच्छी तरीके से लार के माध्यम से मिलाने का काम करती है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको अब पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग के बारे में आगे समझा देते हैं। दोस्तों इसकी आगे की जानकारी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी बहुत ही लो हो जाएगी, इसलिए हम अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।